हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा। और कई दिनों से अपने वीडियो नहीं आ पाए थे, उसका मैं रीज़न बता दूं। निट का पेपर था कल, तो कल तक थोड़े से निट के बच्चों के साथ में बिज़ी हो रखा था। उनके काफ़ी डाउट्स थे और थे, तो उनका पेपर अच्छा करवाना था, इसलिए सारा टाइम उन्हीं को दे रखा था। इसलिए अपना वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था, बन नहीं पा रहा था। अब से अपने वीडियो फिर से वही फुल स्विंग में कंटिन्यू डेली का एक वीडियो अपना अपलोड होता रहेगा। 7 चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट फिजिक्स के, और फर्स्ट फिजिक्स का 12th की फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर बच रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको अपन बोलते हैं ईएम वेव। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर है, समझने वाला कम है, रटना ज़्यादा है। तो ईएम वेव्स को शुरू करते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं? ईएम वेव्स जो है अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, याद करो, जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था उस टाइम पे अपन एक पॉइंट देखा था कि जब चार्ज रेस्ट में होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन चार्ज यदि वेरिएबल स्पीड से मोशन में आ जाता है, यानी कि उसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो उस कंडीशन में उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स तीनों प्रोड्यूस होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ईएम वेव्स जनरेट कब होगी? जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। एक्सेलरेटेड बोल दो या ओसिलेटेड बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। एक्सेलरेटेड हो या ओसिलेटेड चार्ज पार्टिकल यदि हो, तो वो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और उसके कारण ही ईएम वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, तो ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किस तरह से किया जा सकता है? व्हेन एन एक्सेलरेटेड और ओसिलेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एनी डायरेक्शन, then there are electric field and magnetic field vibrations which are perpendicular to each other and which are also perpendicular to direction of propagation of wave या चार्ज। जैसे इसको समझो कि मैं ये बोल दूं चार्ज जो है वो मान लो ऐसे चल रहा होगा, ये तो अपन बोल सकते हैं क्या चीज़? ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव बोल दो या चार्ज बोल दो। ठीक है, वेव अपन ने मान लिया। तो इधर की तरफ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है तो इधर की तरफ जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, तो वेव जो है वो ऐसे चल रही है। इसको मतलब ऐसे समझ सकते हो उसको कि ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तो इन दोनों में वाइब्रेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और वेव ऐसे चल रही है आगे। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से वाइब्रेट करते हुए जो है वो इस तरह से आगे चल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हो गए, वेव जो है वो ऐसे आगे चल रही है। ठीक है, तो ये तो ईएम वेव्स अपने पास में आ गई कि ईएम वेव्स किस तरह से जनरेट होती है। तो फिर से डेफिनेशन सुनना। इफ एन एक्सेलरेटेड और ओसिलेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एनी डायरेक्शन, then there is a vibrations of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other and which are also perpendicular to direction of propagation of wave. ठीक है, which is called electromagnetic wave. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ चार्ज तीनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे तभी क्या जनरेट होगी? ईएम वेव्स जनरेट रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपने पास में सिंपल सी एक चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? नंबर 1, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, 1 बाय 1 देखते हुए चलते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब यदि वेव ऐसे चल रही है, तो ये दिख रहा होगा आपको, यदि वेव ऐसे चल रही है तो वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं? इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो रहे हैं या फिर ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहे, अलोंग द। यदि अलोंग होते तब तो अपन बोलते हैं वेव कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर यदि वाइब्रेशंस होते हैं तो ऐसी वेव को अपन नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और ऐसे ही यदि डायरेक्शन होते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वाइब्रेशंस कुल मिला के परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब ट्रांसवर्स नेचर की है। तो फर्स्ट अपन ये बोलेंगे कि ईएम वेव्स जो होती है वो कैसी है? ईएम वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी। नंबर 2 क्या है कि ईएम वेव्स जो जनरेट होती है वो ईएम वेव जनरेट तभी होती है जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो या ओसिलेटेड मोशन में हो। यानी कि एक्सेलरेटेड या ओसिलेटेड मोशन में जो चार्ज पार्टिकल है तभी क्या जनरेट होगी? ईएम वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी कि ईएम वेव जो जनरेट होगी वो एक्सेलरेटेड या ओसिलेटेड मोशन के कारण होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की यदि अपन बात करें तो थर्ड अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं
और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है ई, बी और ये तीनों चीज़ें क्या रहेगी, ये तीनों चीज़ें ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, क्लियर, ठीक है। और देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। नंबर 4 पॉइंट यदि अपन बात करें तो नंबर 4 अपनी प्रॉपर्टी जो आती है वो प्रॉपर्टी आती है कि ईएम वेव्स जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे लाइट जो होती है, ईएम वेव्स क्या है, एक तरह की लाइट ही तो है, ठीक है, लाइट भी एक तरह की ईएम वेव्स ही होती है। तो ईएम वेव्स जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में इसकी स्पीड जो होती है ईएम वेव्स की वो मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती है, वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वैक्यूम के अंदर ईएम वेव्स जो होती है उनकी स्पीड मैक्सिमम होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर की बात करते हैं। अब यदि मीडियम आ जाए तो मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी, यहाँ से एक फॉर्मूला तो ये निकल के आता है, c जो होता है वो होता है 1/√μ ε0, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 1/√μ ε0। म्यू नॉट जो होता है इसको अपन बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये अपन ने चैप्टर 4 में पढ़ा था। और ε0 जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है जब एयर हो या वैक्यूम हो उस टाइम पर। और यदि मीडियम आ जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, 1/√μ ε हो जाएगा। ये तो एरिया वैक्यूम है तो एरिया वैक्यूम में स्पीड आ जाएगी, ये मीडियम है तो ये मीडियम के अंदर मीडियम के परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है तो मीडियम में स्पीड आ जाएगी। फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ाएं तो 1/√μ जो होता है वो होता है μ0 μr और एप्सिलॉन जो होता है वो होता है ε0 ε r। तो 1/√μ में μ0 ε0 तो क्या हो सकता है, c हो सकता है। तो अपन ये बोल सकते हैं v जो होता है वो हो सकता है c/√μ में μr ε r होता है। और एक फॉर्मूला और अपन पढ़ते हैं वो होता है c/μ, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू वो चीज़ नहीं है जो म्यू ये है, बताता हूँ क्या है। म्यू का यहाँ पे फॉर्मूला ये आ गया, म्यू इक्वल टू होता है c/v, ठीक है। और जहाँ पर म्यू जो है ये वाला, इस म्यू को अपन बोलते हैं एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है c/v, जहाँ पे c तो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आता है म्यू इक्वल टू c/v। और इसके साथ में ही एक और फॉर्मूला और निकल के आएगा जो याद रखना है कि v जो होता है स्पीड ऑफ लाइट वो होता है e/v, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन ही क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। और यदि इसको अपन मैक्सिमम लें तो c इक्वल टू हो जाएगा E0/B0, ठीक है। ये मैक्सिमम के केस में निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो अभी तक अपनी कुछ प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आती है वो समझ लो कि अपने आइस को जो वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं ईएम वेव्स का जो विजिबल रीजन होता है, अब विजिबल रीजन अपन को दिखाई देता है, लाइट वेव अपन को दिखाई देती है। तो अपनी आइस के जो अपनी आइस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वाइब्रेशन भी हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी आइस कौन से वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करती है, यानी कि कौन से वाइब्रेशंस के लिए सेंसिटिव है, यानी कौन से वाइब्रेशन ऑप्टिकल सिग्नल्स या ऑप्टिक्स के अंदर काम आते हैं। तो अपन ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशन ही अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस काम आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन अपने कोई काम में नहीं आते हैं, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो कि इसके अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ईएम वेव्स होती है उसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी ज़्यादा होगी और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कम हो जाएगी, दोनों के अंदर ही एनर्जी जो होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। यदि 100 जूल टोटल एनर्जी है ईएम वेव्स की तो उसमें 50 जूल जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस के लिए होगी और जो 50 जूल है वो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस के लिए रहेगी। दोनों के लिए सेम रहेगी, डिफरेंट नहीं रहेगी। तो यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की एनर्जी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की एनर्जी होती है 1/2 ε0 E², ठीक है। फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है, याद करो। ये चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला है जो अपन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी थी उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E²। नेट के अंदर क्वेश्चन आया था सीधा।
ये यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी है, उसने टोटल एनर्जी पूछी थी तो उसको वॉल्यूम्स और मल्टीप्लाई किया गया था A इंटू डी। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कल के पेपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट। फिर अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो दोनों आपस में, दोनों की एनर्जी जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो यानी कि मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ यू टोटल, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट। ठीक है, ये अपने पास में इस EM वेव्स जो होती है उस EM वेव्स की टोटल एनर्जी जो निकल के आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अपने पास में क्या आएगा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में अपने पास में एक फॉर्मूला आता है जिसको अपन नाम देते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/2 1 अपॉन म्यू नॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है, याद रखना है। म्यू नॉट तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आते हैं इसके अंदर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आता है आई का, वो आता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी पास होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी निकल के आ जाती है। ठीक है, ये अपने पास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूले हैं कुछ याद रखने हैं। और देखो प्रॉपर्टी नंबर 11, जब EM वेव्स किसी सरफेस पर टकराती है, मैंने बोला था रटने वाली चीज़ें हैं, तो EM वेव जब किसी सरफेस पर टकराएगी, वेरी गुड, जब EM वेव्स किसी सरफेस पर टकराएगी तो यहाँ पर प्रेशर भी क्रिएट करती है और मोमेंटम भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो कितना मोमेंटम जनरेट होता है वो चीज़ समझो। तो अब सरफेस भी दो तरह की हो सकती है। ठीक है, यहाँ से इसको रफ करते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो अपने समझ में आ गई कि EM वेव्स में दोनों तरह के वाइब्रेशंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 11 अपने सामने चलेगी। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या बोलेगी कि दो तरह की सरफेस है, ये EM वेव्स यहाँ पे जनरेट हुई। ठीक है, और इसकी एनर्जी U थी, और ये अपन ने बोल दिया ये सरफेस कैसी है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है, यानी कि वापस लौट के कुछ नहीं आया। तो उस कंडीशन में जितना एनर्जी U है और इसकी इंटेंसिटी I मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम जनरेट होगा, यदि अपन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो होता है वो होता है U/c। ठीक है, और सेकंड यदि अपन बात करें कि सरफेस जो थी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब लाइट वेव आ रही थी U एनर्जी लेके तो वापस लौट के भी चली गई उतनी ही एनर्जी लेके, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम इसमें जनरेट होगा, जो मोमेंटम इसमें जनरेट होगा वो आ जाएगा 2U/c। ठीक है, तो याद रखना है एब्जॉर्बिंग सरफेस में मोमेंटम होता है U/c और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मोमेंटम होता है 2U/c। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि जब लाइट वेव आती है और वही अपने पास में सरफेस जो है वो एब्जॉर्बिंग सरफेस है और इसकी इंटेंसिटी I है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर वो आएगा I/c। ठीक है, यानी कि EM वेव्स भी जब किसी सरफेस पर टकराती है तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद में, और यदि सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होके एब्जॉर्बिंग नहीं होके सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने का मतलब जैसे आ रही थी वैसे लौट के चली गई, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा वो आ जाएगा 2I/c, 2I/c। ठीक है, तो ये अपने पास में प्रॉपर्टी जो आती है वो प्रेशर के से रिलेटेड आ जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अपने पास में EM वेव्स की, और भी प्रॉपर्टीज़ है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एक दो प्रॉपर्टी और है। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या है कि जब EM वेव्स किसी सरफेस पर टकराती है तो वो सारे फिनोमेना प्रोड्यूस करती है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे फिनोमेना जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी नंबर 13 थी। और प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या होती है? प्रॉपर्टी नंबर 14 ये होती है कि ईएम वेव्स भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये उसके बाद में अपने पास में सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो इसकी कंप्लीट हो गई है। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी वो अपनी सारी कंप्लीट है। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अपन ने बोला है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होती है। तो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होती है। तो इसको अपन एक छोटी सी डेरिवेशन है उसको प्रूव करके देख लेते हैं कि वो छोटी सी डेरिवेशन क्या है। बाकी अपन इसकी 14 प्रॉपर्टीज जो थी वो अपन इसकी देख ली है ईएम वेव्स की। अब अपन एक देख लेते हैं छोटा सा एक डेफिनेशन प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी जो आपस में इक्वल होती है तो वो इक्वल होती है तो क्या निकल के आता है वो चीज़ समझना, कैसे होती है वो चीज़ समझना। अपने पास एक फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसकी है? एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अपन ने ये बोला था कि ई जो होता है वो होता है V इंटू हो जाएगा C इंटू बी। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बोल सकता हूँ यू ई जो होगा वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट C इंटू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ पे ई नोट होगा तो ये हो जाएगा C इंटू बी नोट का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से यू ई जो होगा वो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर बी नोट स्क्वायर हो जाएगा। एक समझना C स्क्वायर जो होता था वो क्या होता था, यहाँ से यदि मैं C स्क्वायर लिखूँ तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो C स्क्वायर की जगह मैं बोल सकता हूँ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और C स्क्वायर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यू ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो देखो बी नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस म्यू नॉट। और यही क्या होती थी, मैग्नेटिक एनर्जी निकल के आती थी। भी मैग्नेटिक एनर्जी क्या थी, मैग्नेटिक एनर्जी थी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। यदि अपन मैक्सिमम लेंगे तो बी नॉट हो जाएगा और नॉर्मल लेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होती है, ये चीज़ अपन ने यहाँ से प्रूव करके देख ली है। तो ये तो अपने पास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझने वाली थी वो अपन ने देख ली। अब कल के लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, इतना ही है चैप्टर, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मेन चीज़ें जो थी पढ़ने वाली अपन ने पढ़ ली है, अब और कोई खास चीज़ इसमें बची नहीं है, वो और देख लेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, 2 कंसेप्ट और है इसके अंदर, वो और देख लेंगे। बाकी चैप्टर जो है वो अपना ऑलमोस्ट सा कंप्लीट सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और उसके बाद में फिर अपन सेकंड फिजिक्स जो है उसको अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए और एक बार फिर से अपन ने देखें तो फिर से अपनी वही सीरीज शुरू हो जाएगी। फिर से वही एक एक करके वीडियो जो डेली का अपलोड होता रहेगा, वही संडे ऑफ रहेगा। बाकी 6 दिन डेली का एक वीडियो मिलता रहेगा। कभी कुछ काम हो जाता है तो बात अलग होती है, बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि डेली का एक वीडियो अपलोड हो ही हो। ठीक है, अभी नेट का पेपर चल रहा था, थोड़ा सा बिजी थे उसके अंदर, आप फ्री हो गए हैं तो अब फिर से पूरी एनर्जी के साथ में वापस उसी तरीके से शुरुआत करते हैं। तो तब तक पढ़ते रहो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मैक्सिमम वीडियो को करते रहो ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में इस चैप्टर के थ्योरी को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।